हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू श्री जी आई एस। मेरा नाम है सत्यन सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है, राइट। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिकोड करेंगे। टॉपिक है इंडिया 100th रामसर साइट, यानी भारत का 100वां रामसर साइट अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। न्यूज़ में क्यों है, बात करते हैं 5 जून को। चूंकि हम लोग जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस है। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया कि जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी, जिसको सुरहा ताल भी कहा जाता है, को भारत का 100th रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। ये सेंचुरी बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है, राइट। तो आपको ये यहाँ पर एक तो याद रखना है कि रिसेंटली एक साल के भीतर कितनी ऐसी साइट्स हैं जिनको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम है वहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग के में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। हमने जैसा कि यहाँ पर डिस्कस किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इसको 100th रामसर साइट डिक्लेयर किया है। ये सुरहा ताल ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश में 1991 में, अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो सुरहा ताल बेसिकली है क्या, एक नेचुरल पेरेनियल ऑक्सबो लेक है ना। ये 1991 में बलिया के बांसडीह जो एरिया है वहाँ पे 45 गांव की जमीन को मिलाकर ये लगभग 3432 हेक्टेयर का वेटलैंड एरिया बनाया गया था। 2002 में इसका नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी रख दिया गया था। तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर याद रखना है, बस थोड़ा सा इतना कि ये कहाँ पर है। एक तो उत्तर प्रदेश में बलिया डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर जो यूपी पीसीएस है वहाँ पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं मैच तो फॉलोइंग में, तो खासकर उत्तर प्रदेश की जो अदर रामसर साइट है उनको लेकर मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। यहाँ पर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटीज रहती हैं, है ना, वो है कि वेटलैंड एग्जैक्टली होते क्या हैं। आपसे सबसे पहले याद रखना है कि ये नेचुरल पेरेनियल ऑक्सबो लेक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक नेचुरल पेरेनियल ऑक्सबो लेक है। मतलब क्या, पेरेनियल मतलब है जिसमें साल भर पानी रहता है। ऑक्सबो लेक जो झील होती है, जैसे लेक होती है, को किसी पुरानी नदी के मुड़कर अलग हो जाने से बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि नदी जब मिएंडर करती है तो क्या करती है कि वो अपना रास्ता बदलती रहती, चेंज करती है अपना, राइट, वे। तो वहाँ से कोई एक वो क्या होता है कि वो झील कट जाती है अपना, है ना, नदी मुड़कर दूसरी तरफ चली जाती है तो एक झील बन जाती है। इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर ये वर्ड के लिए विंटर होम है, आपको याद रखना है। यहाँ पर सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवे है पर आने की वजह से क्या होता है, माइग्रेटरी जो वर्ड्स हैं, यहाँ से माइग्रेटरी वर्ड्स क्या करते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनने की जो है संभावनाएं रहती है ना। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या मतलब है यहाँ पर, ये एक इंटरनेशनल वर्ल्ड हाईवे है। वर्ल्ड हाईवे मतलब यहाँ से बहुत सारे पक्षी निकलते हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड हाईवे यानी साइबेरिया से चलते हुए फ्लाई करते हुए अफ्रीका की तरफ जाना, है ना। पक्षी इसी रास्ते से होकर जाते हैं, जिसके थ्रू साइबेरिया, मंगोलिया और सेंट्रल एशिया से लाखों पक्षी सर्दियों में भारत और साउथ एशिया की तरफ आते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल एशियन हाईवे, राइट। तो होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि इरिगेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस क्षेत्र में जैसे कृषि है, कृषि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए वहाँ से वाटर की सप्लाई होना, तीसरे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी बना के रखती है, तो इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। जो रामसर कन्वेंशन है उसकी डेफिनेशन के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो वेटलैंड्स वो एरिया होते हैं जहां पानी परमानेंट या सीजनल रूप से मौजूद हो। ये शब्द यहाँ पर याद रखना है। देखिए कि एक तो है कि पानी हमेशा ही रहता है ना, और 12 महीने वहाँ पर पानी रहता ही रहता है। तो ऐसा या परमानेंट है ना, या सीजनल भी रूप से पानी मौजूद हो। ये मार्सेस हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, पीटलैंड्स हो सकते हैं यहाँ पर, है ना, फैन हो सकते हैं। ये क्या है, कोस्टल एरिया भी हो सकते हैं। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर परमानेंट या सीजनल रूप से पानी मौजूद हो, वाटर अवेलेबल हो, ऐसे एरियाज जैसे मार्स एरिया है, फैन है, पीटलैंड है, ठीक।
ये आर्टिफिशियल, परमानेंट, टेम्पररी, ये कैसा भी हो सकता है, जैसे तालाब है ना, पॉन्ड है, झील, लेक, है ना, जो दलदली जो ज़मीन जिसको बोलते हैं मार्श वो भी हो, मैंग्रोव फॉरेस्ट हो, कोस्टल लेग्यून हो, सब वेटलैंड के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर रामसर जो कन्वेंशन है इसमें जो पैडी कल्टीवेशन होता है उसको भी इसी के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे, एरिया ऑफ मार्श, फैन, पीटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पररी। तो याद रखना ये नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड हो सकता है, ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है। विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, पानी स्टैटिक हो सकता है, रुका हुआ, जैसे पॉन्ड है ना, तालाब है, झील है। ये पानी फ्लोइंग भी हो सकता है जैसे रिवर वगैरह है, फ्रेश हो सकता है, ब्रैकिस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मरीन वाटर द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। तो डेफिनेशन जो है यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के अनुसार, यानी ऐसा कोई भी मरीन एरिया है ना जिसकी डेप्थ जो लो टाइड के टाइम पर 6 मीटर से ज़्यादा ना हो, उस एरिया को भी हम वेटलैंड के अंतर्गत यहाँ पर रखते हैं। लेकिन एक यहाँ पर डिफरेंस है, इंडिया की जो डेफिनेशन है इससे थोड़ी सी अलग है। भारत सरकार ने जो डिफाइन किया है कि वेटलैंड किसे कहते हैं वो थोड़ा यहाँ पर अलग देखने को मिलता है। तो इंडियाज गवर्नमेंट डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड exclude river channels, paddy fields and other areas where commercial activities take place। यानी भारत ये उस ऑफिशियल हमारी जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ पे जो रिवर चैनल्स हैं, पैडी फील्ड हैं, यहाँ पर धान की खेती होती है, उन सबको क्या है इससे बाहर रखा गया है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे हम लोग देखें और ये किसके अंतर्गत रखा गया है, ऐसी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जहाँ पर होती हैं उन एरिया को यहाँ से इससे अलग रखा गया है। अब इसे किसके अंतर्गत डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ पे वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 है, उसके अंतर्गत सरकार ने यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने इसको डिफाइन किया है। इसमें क्या है, वेटलैंड डज नॉट इंक्लूड रिवर चैनल्स, यानी वेटलैंड के अंतर क्या, रिवर चैनल्स, पैडी फील्ड्स, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज जो है, टैंक्स है स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पजेस एंड स्ट्रक्चर्स स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर एक्वाकल्चर, सॉल्ट प्रोडक्शन, क्रिएशन एंड इरिगेशन पर्पजेस। तो ये इस डेफिनेशन से बाहर आते हैं। जो हमारी वेटलैंड जो रूल्स हैं 2017 उसके अंतर्गत हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर जो रामसर कन्वेंशन है उसके अंतर्गत वेटलैंड ब्रॉडली है ना, इसको ब्रॉडली तरीके से इसके अंतर्गत रखा गया है। इसमें मार्श, फैन, पीटलैंड और वाटर्स जैसे नेचुरल, आर्टिफिशियल, परमानेंट, टेम्पररी, फ्रेश, ब्रैकिस और सॉल्ट वाटर, मरीन वाटर जिसकी डेप्थ कितने 6 मीटर से कम हो लो टाइड है ना के दौरान, राइट। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, ये इसको ये एक्सक्लूड करता है रिवर चैनल्स को, पैडी फील्ड्स को, ह्यूमन मेड ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स हैं और स्ट्रक्चर ऑफ एक्वाकल्चर जहाँ पे तो जैसे फिशरीज वगैरह प्रोडक्शन किया जाता है, सॉल्ट प्रोडक्शन है, यहाँ पर नमक का प्रोडक्शन होता है, क्रिएशन, रिक्रिएशन है, इरिगेशन है, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ से आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि वेटलैंड रूल्स 2017 जो है उसके अंतर्गत इनमें से किसको वेटलैंड के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावनाएं रहती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि रामसर कन्वेंशन एग्जैक्टली है क्या। तो रामसर कन्वेंशन का जन्म होता है 1971 में। रामसर जो सिटी है ईरान में, आप देख रहे हैं अभी ईरान में युद्ध चल रहा है ना, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में। यहाँ पर रामसर जो शहर है उसी के नाम से रामसर कन्वेंशन बना। ये अडॉप्ट हुआ 1971 में और ये एनफोर्स में आता कब है, 1975 में ये लागू होता है। ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो सिर्फ वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। याद रखना है कि एक्सक्लूसिवली ऑन स्पेसिफिक इकोसिस्टम वेटलैंड के लिए ये एग्रीमेंट लाया गया है, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, तो आपको ये याद रखना है। या एक छोटा सा फैक्चुअल चीज़ है कि 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे
ये बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है इसको, है ना। ये भी आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। इस साल की जो थीम थी वो वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ये इस साल की थीम थी, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के 3 मैन पिलर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे 3 मैन पिलर्स हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी जो वेटलैंड्स दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनकी रक्षा करना। दूसरा है वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स, है ना, यहाँ पे प्रमोशन ऑफ द वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स, यानी वेटलैंड का इंटरनल इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि उनका नुकसान ना हो, है ना। तो ये इसको हमको प्रमोट करना है, और जो कि इंडिया जैसे कंट्री की जो टेरिटरी है या इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसके साथ में इनको हमको इस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी बात की जाती है, माइग्रेटरी स्पीसीज की भी बात की जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे 100th रामसर साइट प्रोटेक्टिंग द किडनीज ऑफ अर्थ, इसको किडनीज ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है हम लोग अभी समझेंगे यहाँ पर। और देखिए मेंस के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरीके से बनेंगे कि वेटलैंड्स का क्या इंपॉर्टेंस है और इसके रिगार्डिंग क्या चैलेंजेस हैं, और भारत सरकार ने इसको लेकर क्या इनिशिएटिव लिया है, क्या मतलब स्टेप लिए हैं इनको बचाने के लिए, है ना। तो या किस तरह की कोई स्कीम है, यहाँ से इस तरह का मेंस का क्वेश्चन बनते हैं, है ना। देखिए 100th रामसर साइट प्रोटेक्टिंग द किडनीज ऑफ अर्थ, यहाँ पे ऑब्वियसली इसके बारे में हम लोगों ने बात की है, कहाँ पर है, बलिया जो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, है ना। दूसरा है स्मॉल फुटप्रिंट मैसिव बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट, वाइल कवरिंग 6% ऑफ अर्थ लैंड वेटलैंड्स प्रोवाइड हैबिटेट फॉर 40% ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। ये अर्थ का 6% जो एरिया है उसको कवर करते हैं, लेकिन विश्व की 40% प्लांट और एनिमल स्पीसीज का ये हैबिटेशन है, यानी यहाँ पर विश्व के 40% हैबिटेशन किसका है, प्लांट का और एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, और ये केवल 6% अर्थ के लैंड को ये कवर करते हैं, अर्थ का जो वेटलैंड है ना, उसको कवर करते हैं। किडनी क्यों कहा जाता है इनको, द किडनीज ऑफ द लैंडस्केप द एक्ट एज ए नेचुरल स्पॉन्ज दैट फिल्टर पॉल्यूटेंट्स रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन। इसीलिए इनको किडनी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं, पॉल्यूटेंट्स जो रहते हैं उनको फिल्टर करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, और यहाँ पर कार्बन सिंक के एज अ कार्बन सिंक के रूप में ये काम करते हैं। इसीलिए हम इनको बोलते हैं किडनीज ऑफ लैंडस्केप। डिफेंडिंग कोस्टल लाइफ विद बायोशील्ड, ये जो कोस्टल लाइफ है उसको भी डिफेंड करते हैं, इसको हम लोग अभी देखेंगे। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है यहाँ पर कि 1970 में ये 40 मिलियन, अभी तक देखें तो हमने 400 मिलियन हेक्टेयर्स अभी तक वेटलैंड्स लॉस्ट कर दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम चूंकि रामसर कन्वेंशन की ही बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कितने देश इस कन्वेंशन का हिस्सा हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 172 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं इसमें। अब देखिए यहाँ से आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑल यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी के सभी रामसर कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं। यानी अगर 193 कंट्रीज यूएन के मेंबर हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, राइट, अगर उसके जैसे अभी 193 मेंबर्स हैं प्रेजेंट में, वो सभी के सभी इसके भी सिग्नेटरीज हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है। तो अभी 172 यूनिवर्सली अगर बात करें तो यूनिवर्सली अभी ये अप्लाई नहीं है, लगभग अभी भी 20 से 25 को जो कंट्रीज हैं लगभग वो इस सिग्नेटरी नहीं है इसके। अब बात करते हैं भारत ने, इंडिया ने कन्वेंशन को कब ज्वाइन किया था, ये है 1982, यानी लगभग 10 साल बाद हमने। और जो सबसे पहली साइट थी भारत की वो चिल्का ओडिशा में है, और केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, इन दोनों को डिक्लेयर किया गया था एज ए रामसर साइट, है ना। तो ये आपको याद रखना है। या द फर्स्ट इंटरगवर्नमेंटल इकोसिस्टम ट्रीटी, ये यहाँ पे जैसे देखिए मेंशन है। की स्टेटस पैनल याद रखना है 172, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपको फंसाने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सभी के सभी यूएन मेंबर्स इसके मेंबर्स होते हैं और ये कंपलसरी है कि यूएन के मेंबर होंगे तो रामसर कन्वेंशन का, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 172 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, ठीक। यहाँ पे करंट थीम क्या है, ये हमने देखा था, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ये 1971 में आया, 1970 अडॉप्ट किया गया था बेसिकली, और 1975 में ये कैम इनटू फोर्स ग्लोबली, राइट। इंडिया ने कब ज्वाइन किया, 1982 में। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है। तो रामसर साइट का मतलब क्या है यहाँ पर, सिंपल, या अगर किसी वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ उस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसे इकोलॉजिकल आइडेंटिटी को बचाने की जिम्मेदारी सरकार लेती है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आई। तो यानी ऐसा कोई वेटलैंड है जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको बचाने की जो जिम्मेदारी है, उसको सेव करने, है ना, सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल। एक बात याद रखिए कि वेटलैंड दो कंट्रीज के बीच में भी हो सकते हैं, जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में अगर कोई ऐसा वेटलैंड है तो ऐसा भी हो सकता है, तो वो दोनों देशों की साझा बेसिकली एक एफर्ट्स रहते हैं जिसको बचाने के लिए। अब इसका हम बात करते हैं, वेटलैंड इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्या सिग्निफिकेंस है वेटलैंड का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए। वेटलैंड अर्थ के सिर्फ 6% लैंड सरफेस कवर करते हैं, लेकिन लगभग 40% प्लांट्स और एनिमल्स को हैबिटेट देते हैं, यानी ये 40% प्लांट्स और एनिमल्स को घर देते हैं रहने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जाता है। यहाँ देखें, वेटलैंड्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑन प्लैनेट, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में से एक है। दे आर द ट्रांजिशनल इकोसिस्टम बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक जो इन्वायरमेंट है। देखिए यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो रहेगा इस तरीके से आपको डेफिनेशन बेस में या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी रहते हैं। तो ये ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है टेरेस्ट्रियल और जो इक्वाटिक इन्वायरमेंट है, ये दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ याद रखिएगा। रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। हमने यहाँ पर बात की थी 6% जो लैंड एरिया है, लैंड सरफेस है, केवल उसको कवर करते हैं। 40% यहाँ पर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल के लिए हैबिटेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा स्कूल बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है, वैसे ही छोटा एरिया, जो छोटे एरिया का वेटलैंड बहुत सारी स्पीसीज को घर देते हैं। यहाँ पे दूसरा है कि ये फ्लड कंट्रोल, होप सो कि आप लोगों को समझ में आएगा कि वेटलैंड एक्स्ट्रा रेन वाटर को एब्जॉर्व कर लेते हैं और फ्लड का रिस्क कम करते हैं, है ना। ये जैसे स्पॉन्ज पानी को सोख लेता है, वैसे ही वेटलैंड्स फ्लड वाटर को एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो फ्लड लाइक सिचुएशन नहीं होती है ना। यहाँ पे नेचुरल प्रोटेक्शन टू नियरली 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिविंग अलोंग कोस्ट लाइन बाई मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्टॉर्म सच एज हरिकेन्स एंड सुनामी। जो विश्व की लगभग 60%, लगभग 60% ग्लोबल जो पॉपुलेशन है उसके लिए भी क्यों इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे ऐसे जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं, जैसे कि स्टॉर्म है ना, हरिकेन है, सुनामी है, उसको मिटिगेट करने में ये बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं, है ना। तो यहाँ पे लोगों के लिए क्या है, ह्यूमन बींग्स के लिए फूड, फॉडर, जैसे राइस, फिश है, वेस्ट बंगाल की बात करें, है ना, या जो कोस्टल एरियाज है हमारे, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये हजारों लाखों लोगों के लिए क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, राइस है, फिश है, ये सभी के सभी लाइवलीहुड बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कोस्टल प्रोटेक्शन करते हैं। फूड और लाइवलीहुड की हम जैसे बात की थी, वेटलैंड से हमें वेटलैंड से क्या मिलता है, हमें राइस है, फिश है, फॉडर है ना, फिशरीज और इको टूरिज्म के जरिए रोजगार भी मिलता है यहाँ से, है ना। और दूसरा है कोस्टल प्रोटेक्शन, जैसे दुनिया की लगभग 60% कोस्टल पॉपुलेशन को स्टॉर्म, साइक्लोन और सुनामी के इफेक्ट से बचाने में मदद करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है कार्बन सिंक के रूप में भी ये काम करते हैं। वेटलैंड्स हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं अपनी मिट्टी और जो पौधों में यानी जो वृक्ष है स्टोर करते हैं, इससे क्लाइमेट चेंज को कम
कम करने में मदद मिलती है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, है ना, ऐसा क्यों कहा जाता है? वेटलैंड को लैंडस्केप की किडनी कहा जाता है क्योंकि ये पानी को फिल्टर करते हैं और जो पॉल्यूशन है उसको कम कर देते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। यहाँ पर देखिए इस इमेज में आप लोगों को होप्स चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए इनपुट है, जैसे थ्रेट है, स्टॉर्म सर्जेस है, सुनामी, एक्सेस रेनफॉल, पॉल्यूटेंट्स, हैवी मेटल, ये सभी के सभी, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो सुनामी है ये पॉल्यूटेंट्स हैं, ये यहाँ पर आते हैं कार्बन सिंक की तरफ में यहाँ पर इनको, और ये फिजिकल बायो फिल्टर के रूप में ये काम करते हैं, है ना, बायो लोकेटिव फिल्टर के रूप में। और यहाँ पे इसका उत्पाद क्या निकलता है, ये तो इनपुट है। इनपुट क्या है? जैसे थ्रेट है, स्टॉर्म सर्जेस, सुनामी, एक्सेस रेनफॉल, पॉल्यूटेंट्स, हैवी मेटल्स, ये एंटर करते हैं यहाँ पे, है ना, इनपुट क्या आता है। और ये यहाँ पे आउटपुट के रूप में क्या निकलता है? क्लीन ग्राउंड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, है ना, क्वालिटी, मिटिगेटेड फ्लड रिस्क, स्टोर्ड कार्बन, है ना। तो ये सभी आउटपुट के रूप में, तो इसीलिए हम बोलते हैं इनको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, राइट। होप्सो की ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि वेटलैंड्स को खतरा क्या है, क्या थ्रेट्स हैं वेटलैंड्स को लेकर। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट है 2025 के, है ना। अब वो क्या कहते हैं, 1970 से अब तक लगभग 400 मिलियन हेक्टेयर वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि अभी तक 1970 से लेकर 1970 से लेकर 400 मिलियन हेक्टेयर्स वेटलैंड्स अभी तक हम लॉस कर चुके हैं। जो बचे हैं उन्हें उनमें से भी बहुत से डिग्रेड हो चुके हैं। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है पूरे विश्व के लिए, है ना। वेटलैंड प्रोवाइड सोसाइटी अप टू लगभग 39 बिलियन ट्रिलियंस इन बेनिफिट्स ईच ईयर। यानी ये जो वेटलैंड्स हैं, विश्व की जो सोसाइटी है ना, लोग हैं, लगभग 39 ट्रिलियन डॉलर के समथिंग ये हर साल क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं पूरे विश्व को, है ना। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा, वेटलैंड लॉस में के जो मेन रीज़न हैं, उनमें कौन कौन से रीज़न हैं। देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे 39 ट्रिलियन डॉलर एस्टिमेटेड एनुअल बेनिफिट प्रोवाइड टू सोसाइटी, किस रूप में? जैसे फूड है, राइस, फिश, फॉडर एंड इको टूरिज्म, लाइवलीहुड। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वेटलैंड्स का, और हमने अभी तक कितना लॉस कर दिया है, लगभग 400 मिलियन हेक्टेयर्स रिपोर्ट के अनुसार। अब ये यहाँ पे थ्रेट मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो क्या है? लैंड कन्वर्जन्स, है ना। लैंड कन्वर्जन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में पहले बहुत सारे झील हुआ करते थे, लेक हुआ करते थे वहाँ पे, और लैंड को कन्वर्ट करके क्या किया, एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इससे क्या हुआ, लैंड कन्वर्जन बढ़ रहा है, धीरे धीरे एंक्रोचमेंट बढ़ रहा है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक जो वेस्ट वाटर है, इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इनको डंप किया जा रहा है। अनसस्टेनेबल फार्मिंग है, इनकी वजह से भी ये वेटलैंड्स यहाँ पे एक कॉज ऑफ कंसर्न है। जैसे कुछ टाइम पहले केरला के जो झील है, जो लेक है, उसको लेकर ये न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, खासकर जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन या घर से जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होकर जाता है और सीधा का सीधा इन वेटलैंड्स में उनको बिना ट्रीटमेंट किए उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया जाता है ना। ये अपने आप में कॉज ऑफ कंसर्न है। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अल्टर्ड रेनफॉल एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो होप्सो की चीज़ें समझ में आई। तो वेटलैंड लॉस के जो मेन रीज़न है, एग्रीकल्चर के लिए, लैंड कन्वर्जन, अर्बनाइजेशन के लिए, है ना, शहरों का जो विकास हो रहा है, बिल्डिंग बने हैं, वेटलैंड्स खत्म होते जा रहे हैं इसकी वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी वेटलैंड को नुकसान पहुंचाते हैं। पॉल्यूशन के बारे में हमने बात की, इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक सीवेज पानी को गंदा कर देते हैं। क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल पैटर्न्स बदलना और एक्सट्रीम फ्लड या ड्रॉट वेटलैंड्स के इकोसिस्टम को बिगाड़ देते हैं। होप्स हो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आई होगी, राइट। अब देखिए यहाँ पर जैसे लैंड कन्वर्जन फॉर एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक और टॉपिक है मैंग्रोव, है ना। चूंकि मैंग्रोव भी इसी के अंतर्गत आते हैं, वेटलैंड के अंतर्गत। जैसे सुंदरबन में मैंग्रोव जो है, तो
उसको भी हम लोग यहीं पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। मैंग्रोव को जो सिंपल डेफिनेशन है, मैंग्रोव होते क्या हैं, सिंपल डेफिनेशन ये है कि मैंग्रोव ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो समुद्र के किनारे उन जगहों पर उगते हैं जहाँ मीठा पानी और खारा पानी यानी फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर जो रहता है, सॉल्ट वाटर रहता है, दोनों मिलते हैं, उस एरिया में मैंग्रोव्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर मैंग्रोव स्विम्स आर कोस्टल वेटलैंड, है ना, वेटलैंड्स फाउंड इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। आपको ये याद रखना है, मैंग्रोव्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलते हैं। ये आपको देखेंगे कि पोल की साइड में नहीं मिलते हैं, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल। उसके लिए इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि इनको पर्याप्त सनलाइट चाहिए होती है, और चूंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पर्याप्त सनलाइट इतनी होती नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। यानी एक ऐसे स्पेशल ट्रीज हैं जो नमकीन पानी या सॉल्ट वाटर में भी जिंदा रह सकते हैं। आप यहाँ पर देखें इनके बारे में, हाउ डू मैंग्रोव्स हेल्प। मैंग्रोव्स आर इंडिकेटर्स ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम्स हेल्थ। ये कोस्टल इकोसिस्टम के हेल्थ को भी बताते हैं, इंडिकेटर हैं यहाँ पर। दे हेल्प अरेस्ट सॉइल इरोजन फ्रॉम राइजिंग टाइड्स। जो सॉइल इरोजन होता है टाइड की वजह से कोस्टल रीजन में, उसको भी क्या करते हैं, ये रोकते हैं, है ना। सॉइल इरोजन नहीं होने देते मैंग्रोव्स के। अगर पेड़ लगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। इट्स अ ट्री स्पीसीज हैव रेस्पिरेटरी रूट्स दैट स्टिक अबव द सॉइल टू कैप्चर एयर। ये देखें यहाँ पर, आप देखें रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं जो ऊपर की तरफ निकले हुए होते हैं। मैंग्रोव ट्रीज रिमूव 10 times more carbon from the air because they transfer it to the soil। मैंग्रोव ट्रीज इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि ये लगभग 10 गुना अन्य जो पेड़ हैं उनकी अपेक्षा क्या करते हैं, कार्बन कैप्चर करते हैं। कार्बन कैप्चर करके वो सॉइल में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। इसलिए भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ईज विंड एंड वाटर फोर्स ड्यूरिंग द साइक्लोन और स्टॉर्म। साइक्लोन और स्टॉर्म के टाइम में क्या करते हैं, जो विंड बहुत तेज़ी से चलती है, हवा बहुत तेज़ चलती है, उनको रोकने का भी काम करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इमेज है, कहाँ पाया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो टेम्परेट रीजन है हमारा जनरली वहाँ पर, यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पर मैंग्रोव्स आपको मिलेंगे, है ना। यहाँ पर रेनफॉल की और टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो मैंग्रोव चूंकि सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज एंड श्रब्स भी है ना। ये क्या है, मैंग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज एंड श्रब्स टिपिकल ऑफ एस्टुराइन एंड इंटरटाइडल रीजन्स में। ये स्पेशल अडॉप्शन है कि सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, ये एक्स्ट्रा नमक को फिल्टर या बाहर निकाल सकते हैं। एरियल रूट्स होते हैं इनमें, ब्रीथिंग रूट्स जिनको बोलते हैं, क्योंकि मिट्टी में ऑक्सीजन कम होती है, इसीलिए इनकी कुछ जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो हवा के बाहर निकलकर सांस लेती हैं हवा में, है ना। तो इसीलिए हम ये तो सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज हैं। श्रब्स भी बोलते हैं, टिपिकल ऑफ एस्चुराइन एंड इंटरटाइडल रीजन। इंटरटाइडल समझते हैं हम लोग, जैसे जो एस्चुरीज रहती है वहाँ पर इंटरटाइडल, जहाँ पर फ्रेश वाटर या फिर है ना, यहाँ पर सॉल्ट वाटर जो मिलता है, और यह इंटरटाइडल जो रीजन है वहाँ पर, मीनिंग दे ग्रो इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर मीट, है ना। तो इसीलिए आपको याद रखना है यहाँ पर ये दोनों हैं, जब पानी मिलते हैं, ये वाटर मिलते हैं वहाँ पर ये ठीक। तो यहाँ पे ब्रीदिंग रूट्स आपको देखने, वैक्सी, सकलेंट लीव्स एंड और फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब रेनफॉल इनके लिए कितनी चाहिए, 1000 से लेके 3000 mm, और टेम्परेचर कितना 26 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनके टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यहाँ पे जुलाई 26 को हम क्या, इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम। इसके लिए ये 26 जुलाई जो डेट है को याद रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर एरियल रूट्स हैं, ब्रीथिंग रूट्स जिनको बोलते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। एक और इसकी खासियत जो इम्पोर्टेंट है वो न्यूमेटोफोर्स इनमें दिखाई देते हैं। ये न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये वर्टिकल ब्रीथिंग रूट्स है जो मिट्टी से बाहर निकल कर ऑक्सीजन लेते हैं, जो मैंने आप लोगों ने बताया ना अभी। तो इनको हम वो क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखनी पड़ेगा। यहाँ पे बीबी पेरी क्या है ये आपको समझना है।
ठीक है। यहाँ पर बीबी पेरी मैंग्रोव में बीज जमीन पर गिरने से पहले ही पेड़ पर जर्मिनेट या अंकुरित हो जाता है। इसी प्रोसेस को बीबी पेरी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसका जो पेड़ है, वृक्ष है मैंग्रोव का, यहाँ पे ये देखिए आपको यहाँ पे जो इसके बीज हैं, है ना, the canopy vivipary seeds germinate directly on the parent tree before dropping an adaptive mechanism to survive harsh saline water। ये पेड़ पे लगे लगे ही जर्मिनेट हो जाते हैं। अब जब ये जर्मिनेट हो जाते हैं तब जाके ये नीचे पेड़ से कहीं ना कहीं गिरते हैं और फॉल होते हैं, और फिर क्या होगा, इनको फिर प्रॉब्लम नहीं होती एयर ब्रीदिंग वगैरह के लिए, फिर वो जर्मिनेट इजीली आराम से मतलब फ्लरिश कर पाते हैं। तो बेबी पेरी वो प्रोसेस है कि यहाँ पे पेड़ पे लगे हुए ही इनके जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रंक स्टिल्ट रूट हैं, ये आपको देखने को लगे। यहाँ पे प्रॉप रूट्स और स्टिल्ट रूट्स क्या होते हैं ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। स्टिल्ट रूट मतलब प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट में क्या अंतर है। ट्रंक के ऊपर वाले हिस्से से निकलने वाले सपोर्ट रूट्स होते हैं, इनको स्टिल्ट रूट बोलते हैं जी। ये यहाँ पे देखना, ये वाला ये जो सिस्टम है इनको बोलते हैं हम क्या, स्टिल्ट रूट्स, है ना। यानी ट्रंक के ऊपर वाले हिस्से से जो रूट्स निकलती हैं, सपोर्ट रूट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, स्टिल्ट रूट, है ना। प्रॉप रूट क्या होती है ये यहाँ पर देखेंगे, वाटर या प्रूफ रूट्स। इनको तिरछी आर्किंग बोलते हैं जड़ें जो ट्री को सपोर्ट देती हैं, ये वाली जो सिस्टम है ना, ये वाली, इनको हम बोलते हैं क्या, प्रॉप रूट। तो आपको होप सो कि ये समझ में आया होगा। ये स्टिल्ट रूट है, ये वाली, और ये जो सपोर्ट देती हैं जमीन में, इनको बोलते हैं प्रॉप रूट। आर्किंग रूट सेंट डाउन इनटू द वाटर, क्लासिक टू द राइजोफोरा स्पीसीज, है ना, ये वाली। और यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स इमर्जिंग अबव ग्राउंड लेवल टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी अगेंस्ट वेव एक्शन। तो दो तरह की रूट पाई जाती हैं यहाँ पर, स्टिल्ट रूट्स और प्रॉप रूट, ये आपको याद रखना है। लीव्स की बात करें तो वैक्सी सक्लेंट लीव्स इक्विप्ड विद द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम। इन्हीं लीव्स में जो सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम जो पाया जाता है वो मैंग्रोव्स की लीव्स में पाया जाता है। इसीलिए आपको याद रखना है, ये हम इसका पूरा हम एनाटॉमिकल बेसिकली हमने जो इस पेड़ का मैंग्रोव का वो देखा है ना, एनाटॉमिकल बेसिकली स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा देखा, है ना। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा, है ना। बीबी पेरी क्या है, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस यहीं से ऐसे इस तरीके से बनते हैं, तो ये आपको याद रखना। अब मैंग्रोव को बायो सील्ड क्यों कहते हैं, ये साइक्लोन और सी वेव्स की स्पीड को कम कर देते हैं और कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जहाँ मैंग्रोव होंगे तो वो क्या करते हैं कि जितनी भी वेव्स आती हैं, साइक्लोन्स आते हैं, उनकी स्पीड को ऑब्वियसली बात है कम करना है, कम ही करेंगे, है ना। तो ये हमारे लिए जानना यहाँ पर जरूरत। अब देखिए यहाँ पर एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया, यानी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के द्वारा एक यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, मिस्टी जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मैंग्रोव की प्रोटेक्शन करना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ाना, कोस्टल एरिया को सिक्योर करना, और जो लोकल लोग हैं उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो ये आपको यहाँ रखना है, याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं न्यूमेटोफोर्स के बारे में। हमने बताया था ये दे प्रोड्यूस न्यूमेटोफोर्स ब्लाइंड रूट्स टू ओवरकम द रेस्पिरेशन प्रॉब्लम इन एनारोबिक सॉइल कंडीशन। जो रूट्स ऊपर की तरफ निकल आती हैं उनको बोलते हैं न्यूमेटो। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर कि न्यूमेटोफोर्स या ब्लाइंड रूट्स जिनको बोलते हैं वो क्या है, वर्टिकली ऊपर की तरफ निकली हुई होती हैं, जैसे कि एयर ब्रीदिंग के लिए, है ना। ये जड़ें रहती हैं, जो रूट्स रहती हैं वो एयर ब्रीदिंग के लिए वर्टिकली ऊपर की तरफ निकली हुई दिखाई देती है, इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, है ना। यहाँ पर हमने जो न्यूमेटोफोर्स मतलब एयर रूट्स जो रहते हैं इनको एवेंसेनिया भी बोलते हैं, अदर जैसे है ना एवेंसेनिया रूट्स इनको बोलते हैं। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई होगी, राइट। जैसे कि मिस्टी के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डेटा टैग 1 डिप्लॉइंग मैंग्रोव एज अ नेचुरल बायोसील अगेंस्ट कोस्टल
वोलेटिलिटी, यहाँ पे मैक्सिमाइजिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये भारत सरकार का जो है, ये देखिए इनको बोलते हैं हम क्या, प्रॉप रूट एंड न्यूमेटोफोर्स। ये है आपके न्यूमेटोफोर्स, ये दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ निकले हुए वर्टिकली रूट्स हैं। इन्हीं के माध्यम से इनको एयर रूट्स भी बोलते हैं। ये प्रॉप रूट्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रॉप रूट्स हैं। होप्सो की ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होगी। ये स्टिल्ट रूट है ना। तो मैंग्रोव्स एग्जिबिट बेबी पैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये याद रखना, बेबी पैरिटी के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात की थी ऊपर की। बेबी पैरिटी क्या होता है, सीड्स जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ, यानी जो सीड्स हैं पेड़ पर लगे लगे ही क्या होते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं गिरने से पहले, ग्राउंड पर गिरने से पहले, उसी को बोलते हैं बेबी पैरी, है ना। तो बेबी पैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहाँ कम किस में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो ये मैंग्रोव्स में पाए जाते हैं। सीड रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट्स प्लांट अंटिल इट जर्मिनेट। जो सीड्स रहते हैं वो जो पेरेंट प्लांट है उसी से अटैच रहते हैं जब तक कि वो जर्मिनेट नहीं हो जाते हैं, है ना। तो दिस इज एन एडॉप्टिव मैकेनिज्म, आपको ये याद रखना। अब बात करते हैं मैंग्रोव्स के प्रकार की। तो मैंग्रोव्स जनरली 3 प्रकार के दिखाई देते हैं। एक तो रेड मैंग्रोव्स, दूसरा है ब्लैक मैंग्रोव्स और थर्ड है वाइट मैंग्रोव्स। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रेड मैंग्रोव्स समुद्र के बिल्कुल किनारे, सी के सबसे पास जो रहते हैं, इन ये रेड मैंग्रोव्स दिखाई देते हैं, लो एलिवेशन पर दिखाई देते हैं, वाटर में सबमर्ज्ड दिखाई देंगे आपको। तो लो एलिवेशन फाउंड डायरेक्टली अलोंग द हार्श कोस्ट लाइन टेकिंग द ब्लंट ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले रेड मैंग्रोव्स, फिर यहाँ पर ब्लैक मैंग्रोव्स, ये मिड एलिवेशन पर पाए जाते हैं, कैरेक्टराइज बाई हाईली विजिबल डार्क वार्क रहती है। इनकी जो रहती हैं ये कैसी होती है, डार्क वार्क रहेंगे ठीक है ना। position to access slightly more oxygen than the red mangroves, यानी इनकी वार्क जो डार्क होती हैं और ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है इनमें। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि यानी रेड मैंग्रोव्स में ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है या ब्लैक मैंग्रोव्स में, तो आपको याद रखना है ब्लैक मैंग्रोव्स में ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। यहाँ पर व्हाइट मैंग्रोव्स की बात, ये कंपैरेटिवली थोड़े ऊपर वाली जगह पर उगते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो व्हाइट मैंग्रोव्स हाई एलिवेशन पर पाए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक तो है कि व्हाइट मैंग्रोव्स ब्लैक मैंग्रोव्स या रेड मैंग्रोव्स की अपेक्षा लो एलिवेशन पर पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। याद रखना है हमेशा व्हाइट मैंग्रोव्स हाई एलिवेशन पर, व्हाइट के बाद फिर ब्लैक के बाद रेड, यानी रेड समुद्र के सबसे पास में, सी के समुद्र जो सी बेसिकली कोस्ट लाइन है उसके सबसे पास में कौन सा है, रेड मैंग्रोव्स लो एलिवेशन, सबसे लो एलिवेशन पर ये पाए जाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ आपको याद रखना है ना। अब बात करते हैं मैंग्रोव्स इन इंडिया। भारत में मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव्स जनरली हम अगर देखें तो 3 एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन सबसे पहले, सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है भारत का सुंदरबन, है ना, वेस्ट बंगाल। ये लगभग 40 से 50% का जो पूरा टोटल जो एरिया है मतलब मैंग्रोव्स का, उसमें लगभग 40 से 50% केवल वेस्ट बंगाल का ही एरिया है। तो इंडिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात, है ना। ये जो एरिया है आप देखेंगे ये वाला एरिया, यहाँ पर भी मैंग्रोव है। ये सेकंड पोजीशन पर आता है और थर्ड पर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये थर्ड पोजीशन पे है। तो फर्स्ट आपने देखा वेस्ट बंगाल वाला एरिया, दूसरा गल्फ ऑफ कच्छ एंड खंबात वाला है, और ये थर्ड है आपको अंडमान एंड निकोबार का जो एरिया है वो। अदर जो इम्पोर्टेंट अगर साइड देखें यहाँ पर मैंग्रोव्स रीजन है वो है सुंदरबन महानदी मैंग्रोव्स, कृष्णा गोदावरी जो एरिया है वो, है ना। गुजरात मैंग्रोव्स है, रत्नागिरी मैंग्रोव, गोवा मैंग्रोव्स, कावेरी डेल्टा मैंग्रोव, अंडमान निकोबार मैंग्रोव्स, जी आप लोगों को दिखाई देगा। ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल है 42% यहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। फिर 23% गुजरात में पाए जाते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर अंडमान निकोबार है, और महाराष्ट्र वगैरह उड़ीसा है, ये कोस्टल एरिया जो है यहाँ पर मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ याद रखना है। यहाँ क्वेश्चन आया था 2022 में, if rainforest and tropical forests are the lungs of earth, then surely wetlands function as its kidneys. Which function best reflects this? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन 2022 का है।
तो उन्होंने बताया कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट ये अर्थ के लंग्स कहे जाते हैं। तो वेटलैंड जो फंक्शन है, जो वेटलैंड एज अ फंक्शन है ना, किडनी की तरह जैसे हम लोगों ने बात की थी, तो इनमें से बेस्ट सबसे कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन, वेटलैंड्स प्रोवाइड अ रिच हैबिटेट फॉर डाइवर्स एक्वाटिक स्पीसीज, ये तो नहीं, किडनी हमने कहा था ना, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, ये नहीं है, ये एक रीजन है बेसिकली। और वेटलैंड्स रेगुलेट वाटर फ्लो एंड प्रिवेंट फ्लडिंग, ये भी ठीक है। वेटलैंड्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड एक्वाटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। जो हमने जो इमेज देखी थी, आप लोगों ने देखा वहाँ पर फिल्ट्रेशन सिस्टम इनपुट और आउटपुट के रूप में देखा था। तो अगर वो इमेज आपको याद रहेगी ना, तो आप इजीली इसको टैकल कर पाए। चारों के चारों बिल्कुल सही है इसके, लेकिन ये एज अ किडनी के रूप में कैसे काम करते हैं कि बहुत सारा जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन सिंक को, इंडस्ट्री से आने वाले जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके, और फिर वो आउटपुट के रूप में फ्रेश वाटर वगैरह होता है। तो इसीलिए आपको ये होप्सो की चीज़ समझ में आई होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन था 2022 का। तो अब देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, इसीलिए आपको हर तरीके से इसके लिए जानना जरूरी है ना। यहाँ पे 2026 में जो क्वेश्चन आया था, क्या है, विच एक्सप्लेन द रैशनल फॉर प्रोटेक्टिंग मैंग्रोव इकोसिस्टम फॉर क्लाइमेट रेजिलेंस। अब इनमें से कौन सा एक्सप्लेन करता है कि इसके पीछे का जो रैशनल है मैंग्रोव इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन को बचाने का, इकोसिस्टम है ना, क्लाइमेट रेजिलेंस के रिगार्डिंग यहाँ से। तो मेकिंग देम आइडियल साइट फॉर पैडी कल्टिवेशन इन सलाइन बेल्ट, एक तो ये है। दूसरा है की टू कन्वर्टिंग कोस्टल लैंड इनटू फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जोन्स, और बाय विदस्टैंडिंग टाइडल सर्जेस मैंग्रोव फंक्शन एज अ नेचुरल बायोशील्ड के रूप में काम करते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है, ये तीसरा बोले, डी ओनली, थर्ड है ना, जैसे 1 2 ओनली, 2 और 3 ओनली, 3 ओनली, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए। तो यहाँ पे डी ओनली 3 यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइमेट रेजिलेंस के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन पूछाता है, राइट। जैसे टाइडल सर्ज, एनर्जी डेसिपेशन, डेंस पॉप रूट्स नेटवर्क, ये रोकते हैं बेसिकली, ऐसा सील्ड के रूप में काम करते हैं। तो होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आई होगी। 2019 का क्वेश्चन है इनसाइट वेरिफिकेशन गवर्नेंस एंड पॉलिसी। द क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेटलैंड रूल्स मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट ऑल वेटलैंड्स। ऐसा नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं होता है ना। दूसरा रूल्स क्या है, रूल्स वर फ्रेम्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन, ऐसा नहीं है, ठीक है। द रूल्स एनकम्पासेस द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन्स एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी, है ना। तो आपको ये स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग था, वेटलैंड रूल्स जो आए थे 2017। अब क्वेश्चन कब पूछा सर, यहाँ पर यूपीएससी 2019 में, यानी लगभग 2 साल बाद क्वेश्चन पूछा था। हमने देखा था वहाँ पर कि वेटलैंड के जो डेफिनेशन है भारत सरकार की, उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है ना। तो जो ग्लोबल रामसर कन्वेंशन है, यहाँ पर हमने ऑल वेटलैंड्स ब्रॉड डेफिनेशन है इसकी, पैडी फील्ड्स भी इसके अंतर्गत आते हैं, कमर्शियल टैंक्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। बट यहाँ पर देखें पैडी फील्ड नहीं आते, कमर्शियल टैंक्स नहीं आते, और सम कोस्टल एरियाज भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। यही यहाँ पे 3 जो क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं, अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन जो आए तो वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पर आप लोग जाके टेलीग्राम लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये पीडीएफ भी अवेलेबल रहेंगे। तो दोस्तों आज हमने समझा कि इंडिया का 100th रामसर साइट कौन सा है, रामसर कन्वेंशन क्या है, वेटलैंड्स को नेचर की किडनी क्यों कहा जाता है, और मैंग्रोव्स क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारे नेचुरल बॉडीगार्ड्स कैसे हैं। याद रखिए वेटलैंड्स और मैंग्रोव सिर्फ पानी और पेड़ पौधे नहीं है बेसिकली, बल्कि ये बायोडाइवर्सिटी, फार्मिंग, लाइवलीहुड और हमारे फ्यूचर क्लाइमेट सिक्योरिटी को बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट। अगर आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे यूपीएससी और एनवायरमेंट करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।